नमस्कार साथियों, स्वागत आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे रीजन की, एक ऐसे इलाके की जो दुनिया के जियोपॉलिटिक्स के सेंटर में मौजूद है। हम बात करेंगे मिडिल ईस्ट की। ये रीजन इतना ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स और वॉर्स का शिकार क्यों है? क्या इसके पीछे सिर्फ रिलीजियस डिस्प्यूट्स हैं या फिर जियोपॉलिटिक्स, ऑयल, कॉलोनियल पास्ट, एथनिक डिवीजन और फॉरेन इंटरवेंशन भी एक बड़ा रीजन है? चलिए एक एक करके हर एस्पेक्ट को समझने की कोशिश करते हैं और हिस्ट्री के थ्रू इस कॉम्प्लेक्स पजल को सोल्व करते हैं और जानते हैं मिडिल ईस्ट के सारे कॉन्फ्लिक्ट के पीछे का राज क्या है। पर उससे पहले चैनल का नाम है दिया ये सब, मेरा नाम है राही मेहता। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि आप ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखते रहें। तो दोस्तों चलिए बिल्कुल इतिहास में जाकर बात अपनी शुरू करते हैं और मिडिल ईस्ट की कहानी जानते हैं। तो दोस्तों, मिडिल ईस्ट का इतिहास एक ऐसी कहानी है जो सिविलाइजेशन के जन्म से ही शुरू होती है। यहां पर मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, जो दो नदियां जो है यहां पर टिग्रिस और यूफ्रेट्स नदी के मध्य में जो स्थित थी, जो बहुत पुरानी सिविलाइजेशन है, एक एंशिएंट सिविलाइजेशन है। उसके बाद बेबीलोनियन सिविलाइजेशन, असीरियन एम्पायर, पर्शियन सिविलाइजेशन यहीं पर मौजूद थी। फिर यहां पर इस्लामिक एम्पायर्स बनने शुरू हुए या इस्लामिक एम्पायर्स का गठन हुआ, जिसमें ओटोमन एम्पायर जो था वो सबसे बड़ा एम्पायर था। ओटोमन एम्पायर का कंट्रोल यहां पर 14वीं सेंचुरी से लेकर वर्ल्ड वॉर 1 तक रहा था। लेकिन जब ओटोमन एम्पायर का पतन हुआ तब यूरोपियन पावर्स ने यहां पर अपनी पॉलिटिकल बाउंड्रीज को इंपोज करना शुरू कर दिया। इस रीजन ने हमेशा से इन्वेजन और वॉर्स को देखा है। अलेक्जेंडर द ग्रेट ने भी यहां पर 4th सेंचुरी बीसी में अपने रूल को एस्टेब्लिश किया था। इसके बाद रोमन्स, बाइजेंटीन्स, अरब्स, मंगोल्स और क्रूसेडर्स यहां फाइट कर चुके हैं। 20वीं शताब्दी में यूरोपियन पावर्स यहां पर आई और फिर यूएसए ने भी अपनी इंटरवेंशन को यहां पर बढ़ाना शुरू कर दिया। हर नए प्लेयर ने अपने इंटरेस्ट के लिए इस रीजन को हमेशा अनस्टेबल ही रखा है। तो दोस्तों, आज जो मिडिल ईस्ट हमेशा वॉर और कॉन्फ्लिक्ट्स का सेंटर बना हुआ है, उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है कॉलोनियल बाउंड्रीज और आर्टिफिशियली बनाए गए बॉर्डर्स। ये बॉर्डर्स जो पीछे आपको दिखाई दे रहे हैं, ये कोई नेचुरल बॉर्डर्स नहीं है, बल्कि आर्टिफिशियल तरीके से बनाए गए बॉर्डर्स है। ये बॉर्डर्स किसी भी नेचुरल या एथनिक डिवीजन पर नहीं, बल्कि सिर्फ ब्रिटिश और फ्रेंच कॉलोनियल पावर के इकोनॉमिक और पॉलिटिकल इंटरेस्ट के लिए बनाए गए थे। और इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है साइक्स-पिकोट एग्रीमेंट, जो 1916 के अंदर आया था। साइक्स-पिकोट एग्रीमेंट जो था एक ऐसा सीक्रेट समझौता था जो मिडिल ईस्ट को तोड़कर रख दिया जिसने, और आज तक मिडिल ईस्ट जो है वो उसी के चलते इतने ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट का शिकार हो चुका है। वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान ब्रिटेन और फ्रांस ने एक सीक्रेट एग्रीमेंट साइन किया था जिसका नाम था साइक्स-पिकोट एग्रीमेंट। इस समझौते का मोटिव एक ही था, जैसे ही ओटोमन एम्पायर कोलैप्स होगा, मिडिल ईस्ट को यूरोपियन कॉलोनियल पावर के कंट्रोल में लेकर आना। लेकिन प्रॉब्लम यह थी कि यह डिवीजन जो था, यह लोकल लोगों की एथनिसिटी, रिलीजन या कल्चर को ध्यान में रखकर नहीं किया गया था। यह सिर्फ यूरोपियंस के स्ट्रेटेजिक और इकोनॉमिक इंटरेस्ट के बेसिस पर बनाया गया था। इस एग्रीमेंट के तहत हुआ क्या था? फ्रांस को सीरिया और लेबनान मिल गया था, ब्रिटेन को इराक, जॉर्डन और पैलेस्टीन मिला था। यानी ब्रिटिश और फ्रेंच ने अपने मैप्स बनाए और मिडिल ईस्ट को नए बॉर्डर्स खुद डिसाइड करने का काम किया। इसका रिजल्ट यह निकला कि एक कंट्री में ऐसे एथनिक और रिलीजियस ग्रुप्स को रख दिया गया था जो एक दूसरे के कट्टर दुश्मन थे। आर्टिफिशियल बॉर्डर्स ने एथनिक कॉन्फ्लिक्ट को जन्म दिया। आप सोचो, एक रीजन जिसमें शिया, सुन्नी, कुर्द, अलावाइट्स, क्रिश्चियन और ज्यूज रहते हो, उनको एक ही पॉलिटिकल बाउंड्री में फिट कर दिया गया बिना सोचे कि ये लोग हिस्टोरिकली एक दूसरे के साथ कैसे रहते हुए आए हैं। चलिए कुछ एग्जांपल भी समझते हैं एक एक करके, कैसे यूरोपियंस ने यहां पर आर्टिफिशियल बॉर्डर्स एस्टेब्लिश करी। दोस्तों, इराक आपने सुना होगा, इराक नाम की कंट्री जहां पर शिया, सुन्नी और कुर्द का संघर्ष चल रहा है। इराक एक आर्टिफिशियली क्रिएट किया गया देश था जिसमें शिया मुस्लिम, सुन्नी मुस्लिम्स और कुर्द को एक साथ डाल दिया गया था। शिया मेजोरिटी होने के बावजूद ब्रिटिशर्स ने स्टार्टिंग में सुन्नी लीडरशिप को इराक के अंदर पावर में रखा ताकि उनके इंटरेस्ट जो है वो सिक्योर हो सके। कुर्द्स को एक अलग नेशन नहीं दिया गया था, जिसकी वजह से उनका इंडिपेंडेंस स्ट्रगल जो है वो आज तक चल रहा है। आज तक कुर्द जो है वो अपना देश मांग रहे हैं, पर कोई भी उनको देश देने के लिए तैयार नहीं है। साथ में सीरिया का भी अगर एग्जांपल हम लें, सीरिया में अलावाइट्स, सुन्नी और कुर्द्स के बीच टेंशन चल रही है। सीरिया में अलावाइट जो माइनॉरिटी है, जिसमें से ही बशर अल असद की सरकार जो थी वो आती थी, या जो प्रेसिडेंट थे वो उन्हीं कम्युनिटी से आते हैं। फ्रांस ने उनको पावर दी थी, जबकि यहां मेजोरिटी जो थी वो सुन्नी मुसलमानों की थी। सुन्नी मुसलमान कभी भी इसको एक्सेप्ट नहीं कर पाए थे और इसी वजह से आज भी सीरिया के अंदर सिविल वॉर चल रही है। यहां भी कुर्द्स को उनके अलग देश को नहीं दिया गया, जिससे उनका सेपरेटिस्ट मूवमेंट आज तक जिंदा है और सीरिया के अंदर कुर्द्स आज भी एक्टिव है। साथ में
सबसे मेजर एग्जांपल जो हमारे पास है वो है इजराइल और पैलेस्टीन का कॉन्फ्लिक्ट, एक ऐसा कॉलोनियल डिसीजन जो आज तक के कॉन्फ्लिक्ट का केंद्र बना हुआ है। 1948 में इजराइल का क्रिएशन एक कॉलोनियल डिसीजन का रिजल्ट था। ब्रिटेन ने जायोनिस्ट मूवमेंट को सपोर्ट किया और पैलेस्टीन में जूइश स्टेट बनाने का प्रोसेस शुरू कर दिया था। अरब वर्ल्ड ने इससे कभी भी एक्सेप्ट नहीं किया था और आज तक इजराइल और पैलेस्टीन का कॉन्फ्लिक्ट चलता हुआ आ रहा है। आप जानते हो गाजा में अभी भी संघर्ष जो है वो चल रहा है। आज भी कॉलोनियल बॉर्डर्स मिडिल ईस्ट को इंस्टेबल बनाए हुए हैं। आज भी अगर मिडिल ईस्ट का इतिहास देखो तो जितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उनके पीछे का मेन रीजन है ये आर्टिफिशियली क्रिएट किए गए बॉर्डर। इराक सीरिया का इंस्टेबिलिटी जिसमें सेक्टेरियन वॉर चल रही है, कुर्द्स का इंडिपेंडेंट स्टेट बनाने की डिमांड जिससे हर मिडिल ईस्ट कंट्री सप्रेस करने का काम कर रही है, इजराइल पैलेस्टीन का संघर्ष जो ब्रिटिश कॉलोनियल पॉलिसी का एक डायरेक्ट आउटकम था। ये रीजन आज भी इंपीरियल लेगेसी और कॉलोनियल डिसीजंस का प्राइस चुका रहा है। बॉर्डर्स तो यूरोप ने बना दिए लेकिन लोगों के इमोशंस और कल्चरल आइडेंटिटी को इरेज नहीं किया जा सकता है और लोग अभी भी अपनी कल्चरल आइडेंटिटी के साथ जुड़े हुए हैं। साथ में दोस्तों ये जो पूरा इलाका है यहां पर आप जानते हो कि ऑयल भी बहुत ज्यादा मिलता है। आज भी ये कॉन्फ्लिक्ट जो है वो जियोपॉलिटिक्स के सेंटर में है। ऑयल भी उसका एक कारण है, इजराइल भी उसका एक कारण है, गाजा भी उसका एक कारण है, सीरिया यमन हर जगह आप जानते हो कि आग लगी हुई है। ये कॉन्फ्लिक्ट मिडिल ईस्ट के जियोपॉलिटिक्स को शेप करते हैं और इसका इंपैक्ट इंडिया, यूएसए, रशिया, चाइना जैसे बड़े बड़े देशों की फॉरेन पॉलिसीज के ऊपर पड़ता है। और दोस्तों मिडिल ईस्ट हम जानते हैं कि ऑयल के लिए काफी ज्यादा मशहूर है कि क्रूड ऑयल का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन और सबसे ज्यादा रिसोर्सेज जो है वो मिडिल ईस्ट के पास ही हैं। दोस्तों मिडिल ईस्ट सिर्फ अपने सैंड ड्यून्स और प्राचीन इतिहास के लिए नहीं बल्कि दुनिया के सबसे बड़े ऑयल रिजर्व्स के लिए भी जाना जाता है। सऊदी अरेबिया, ईरान, यूएई, इराक जैसे देश पेट्रोल डॉलर इकोनॉमीज हैं जिनकी ताकत और जियोपॉलिटिक्स सिर्फ एक चीज पर टिकी हुई है जो कि है तेल। लेकिन यही ऑयल जो इन देशों के लिए वरदान है वही एक श्राप भी बन गया है। ये रीजन को अमीर भी बनाता है और अनस्टेबल भी रखता है। इसकी वजह से वेस्टर्न पावर्स ने हमेशा इंटरफेरेंस रखी है यहां पर और ये इंटरफेरेंस कभी डिप्लोमेसी से, कभी वॉर से और कभी सैंक्शंस में भी तब्दील हो जाती हैं। इसके साथ ही मिडिल ईस्ट दुनिया का ऑयल हब कैसे है? अगर दुनिया के टोटल ऑयल रिजर्व्स देखें तो सऊदी अरेबिया के पास 267 बिलियन बैरल्स के ऑयल रिजर्व हैं, ईरान के पास 155, इराक के पास 145, यूएई के पास 111 बिलियन बैरल, कुवैत के पास 101 बिलियन बैरल। ये दुनिया का 50% से ज्यादा ऑयल सिर्फ मिडिल ईस्ट में ही मौजूद है। यही वजह है कि यूएसए, रशिया, चाइना जैसे बड़े बड़े देश हमेशा इस रीजन के अंदर इन्वॉल्व रहते हैं। ये जो ऑयल पॉलिटिक्स और इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं ये भी इस इलाके को बहुत ज्यादा डिस्टर्ब करने का काम करते हैं। जैसे 1973 में एक ऑयल क्राइसिस हुआ था जब मिडिल ईस्ट ने दुनिया को हिलाने का काम किया था। 1973 में इजराइल और अरब देशों के बीच योम किपुर वॉर हुई थी। यूएसए ने इजराइल को फुल सपोर्ट कर दिया था उस जंग के अंदर, जिससे ओपेक कंट्रीज, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, नाराज हो गई थी। अरब नेशंस ने यूएसए और उसके अलाइज के अगेंस्ट ऑयल एक्सपोर्ट बंद कर दिए थे। ऑयल प्राइसेस 400% बढ़ गए थे जिससे यूएसए और यूरोप की इकोनॉमी के बड़े बड़े क्राइसिस आने शुरू हो गए थे। यह पहली बार था जब मिडिल ईस्ट ने ऑयल को वेपन के रूप में यूज किया था। इसके बाद वेस्टर्न कंट्रीज ने अपनी ऑयल डिपेंडेंसी को डाइवर्सिफाई करना शुरू किया था। लेकिन आज भी मिडिल ईस्ट का कंट्रोल दुनिया की इकोनॉमी को इंपैक्ट करता है। मिडिल ईस्ट का ऑयल दुनिया की इकोनॉमी को इंपैक्ट करने का काम करता है। वहीं आपको याद होगा कि इराक के अंदर एक जंग हुई थी, इराक ईरान की जंग हुई थी 1980 से 1988 के दौरान, जब सद्दाम हुसैन की ऑयल एम्बिशन जो थी वो बहुत आगे बढ़ गई थी। सद्दाम हुसैन जो थे वो ईरान के ऑयल रिच खुजिस्तान प्रोविंस पे कब्जा करना चाहते थे। यूएसए और यूएसएसआर दोनों ने अपनी अपनी तरफ से इस वॉर को फ्यूल किया था। लाखों लोग मारे गए पर वॉर का कोई सॉलिड रिजल्ट नहीं निकला। लेकिन ये वॉर एक एग्जांपल है कि मिडिल ईस्ट में ऑयल सिर्फ एक इकोनॉमिक रिसोर्स नहीं है बल्कि पावर का एक सिंबल भी है। साथ में एक गल्फ वॉर भी हुई थी 1991 में, उसके भी आप जानते हो। 1990 में सद्दाम हुसैन ने कुवैत को इन्वेड कर लिया था। कुवैत एक ऑयल रिच छोटा देश है जो दुनिया के टॉप ऑयल एक्सपोर्टर्स में आता है। यूएसए ने इसको एक बड़ा खतरा माना था और ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म्स लॉन्च किया था। इराक को हराया गया, सद्दाम हुसैन की मिलिट्री को वीकन कर दिया गया। यूएसए का असली मोटिव था उस समय मिडिल ईस्ट के ऑयल रिजर्व्स को कंट्रोल में रखना। यह वॉर सिर्फ कुवैत को बचाने के लिए नहीं बल्कि मिडिल ईस्ट में यूएसए के डोमिनेंस को बनाए रखने के लिए लड़ी गई थी। तो दोस्तों ऑयल भी एक बहुत बड़ा ऐसा कारण बन जाता है जिसके चलते मिडिल ईस्ट के अंदर कॉन्फ्लिक्ट्स चलते हुए आए हैं, जंग चलती रहती है। मतलब ऑयल वरदान भी है और ऑयल शराब भी है। वरदान कैसे है?
मिडिल ईस्ट की इकोनॉमी ऑयल पर डिपेंडेंट है। मिडिल ईस्ट की इकोनॉमी इतनी ज्यादा ऑयल पर डिपेंडेंट है और ये इन देशों को दुनिया में इकोनॉमिक पावर बनाने का काम भी करती है। सऊदी अरेबिया और यूएई ऑयल एक्सपोर्ट्स के कारण दुनिया के रिचेस्ट देशों के अंदर गिने जाते हैं। पेट्रो डॉलर का यूज इन कंट्रीज ने इंफ्रास्ट्रक्चर और मॉडर्नाइजेशन बनाने के लिए किया है। पर ये ऑयल जो है वो शराब की तरह भी काम करता है। वेस्टर्न पावर्स का हमेशा इंटरफेरेंस रहता है इस इलाके में, क्योंकि सबको ऑयल चाहिए। वॉर्स और मिलिट्री कंफ्लिक्ट हमेशा ऑयल से जुड़े रहे हैं। ऑयल रिच देश डिक्टेटरशिप और मोनार्की में फंसे हुए हैं, जिससे पब्लिक के पास पावर बिल्कुल भी नहीं है। आज भी यूएसए और चाइना जैसे मिडिल ईस्ट जो देश है, जो मिडिल ईस्ट के ऑयल पॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस करते हैं। रशिया भी अपने ऑयल एक्सपोर्ट्स और ओपेक रिलेशंस के थ्रू पावर मेंटेन करने का काम करता है। तो दोस्तों, मिडिल ईस्ट एक ऐसा रीजन है जिसमें कन्फ्लिक्ट्स का बहुत सारे कारण है, जिसके चलते कन्फ्लिक्ट चल रहे हैं। हिस्टोरिकल कारण है, पॉलिटिकल कारण है, इकोनॉमिक कारण है, रिलीजन का भी एक कारण है। जब तक ये इशू सोल्व नहीं होते तब तक ये रीजन टर्मोइल में रहेगा ही रहेगा। लेकिन उम्मीद है कि एक दिन ये रीजन भी पीस और प्रोस्पेरिटी की तरफ आगे बढ़ेगा। ये सब जंग शांत होंगी और लोग जो है वो अपनी आम जिंदगी, बेहतर जिंदगी जी सकेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो, वीडियो अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर भी करें और कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताएं कि आप और कौन से टॉपिक्स के ऊपर हमसे वीडियो बनवाना चाहते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, जय हिंद।